हम्म। सेंटेंस में, जिसमें कि है ना व्हाट आर द ये मेन पार्ट्स ऑफ वर्ब, नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ब, नाउन एंड प्रोनाउन। एंड द मेन, एंड द सबसे मेन क्या मेन, होता है? सबसे मेन, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस? नाउन और प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन? नो। नाउन और प्रोनाउन। यस, नाउन एंड प्रोनाउन। फर्स्ट क्या होता है आपका? वर्ब, कल बताया था मैंने आप लोग को। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वेरी गुड। क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट के बिना ना वर्ब का कोई यूज होता है, ना नाउन प्रोनाउन का, है ना। सबसे फर्स्ट तो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। द फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट, एंड द सेकंड वन वर्ब, एंड थर्ड वन नाउन और प्रोनाउन। ओके, दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इन तीनों में कोई भी दिक्कत होती है, अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग होता है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। ओके, स्टडी किया किसी ने क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन? हम्म। डू यू स्टडीड और नॉट, ऑल स्टूडेंट्स? वर्ब, हैविक, चिराग, डू यू स्टडी? Yes, ma'am. ओके, व्हाट इज द वर्ब एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट? इट वाज द यस्टरडेज टास्क, डू यू रिमेम्बर ऑल? यस मैम। कल मैंने यही बोला था ना, ये टास्क है आज आप लोग का। सब्जेक्ट वर्ब पूरी ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़नी है आपको, सभी भूल चुके हो। नहीं पढ़ा किसी ने, है ना। मैम आई एट डिनर, तो इसमें आई का ओ का सब्जेक्ट और एट ओ का वर्ब हम्म। और डिनर ओ का डिनर नाउन। इज नाउन। नाउन, है ना। खाना खाने को, रात का खाना डिनर कहलाता है, तो इट वाज अ नाउन। आई इज सब्जेक्ट एंड इट इज वर्ब। पता है ना, मतलब सभी को सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। इन सब चीज़ों को डिटेल में बताने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है आप लोगों को, है क्या? नो मैम। No, ma'am. सभी जानते हैं ना। यस मैम। Yes, ma'am. जनरली अगर आप लोग को थोड़ा बहुत जानना है, तो मैं एक दो स्लाइड आपको समझा सकती हूँ। ओके, आई एम शेयरिंग यू स्क्रीन। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल और नॉट यस मैम। विजिबल? ओके, देखिए, इट इज द चार्ट। इट हैज शॉर्ट समरी ऑफ ऑल grammatical verbs, nouns, pronouns। ओके, देखिए फर्स्ट वन नाउन। पढ़ो इसको एक बार सभी जल्दी से, स्टडी करिए फटाफट। नाउन, नाउन क्या होता है देखो। नाउन इज द थिंग और पर्सन, है ना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति या जानवर, जैसे बचपन में पढ़ा होगा आपने, पर्सन, एनिमल, प्लेस के नाम को कहा जाता है नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, पेंसिल, कैट, वर्क, नोटबुक। देन सेंटेंस इज दिस इज माई कैट। ओके, समझ में आया? इसमें क्या है, कैट क्या है आपका, नाउन है नाउन। है ना। तो इसी तरीके से वर्ब क्या होती है, एक्शन और स्टेट, किसी भी तरह की क्रिया या फिर किसी भी तरह का कहना जो होता है, या कोई स्टेटमेंट जो दिया जाता है। इसके अलावा एडवर्ब, डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब।
एडवर्ब्स क्या होती हैं? देखो, साइलेंटली, बैडली, रियली, दीज ऑल आर एडवर्ब्स। वर्ब की जो एडवर्ब होती है जिसमें एल वाई लगता है लास्ट में, दोज आर एडवर्ब्स। ओके। ये वर्ब से डिफरेंट होती है ना। जिसके भी वर्ड में लास्ट में एल वाई लगेगा वो वर्ब नहीं होकर एडवर्ब्स होती हैं। ओके। लाइक मैं इमोशंस। क्या? यस। लाइक इमोशंस। हाँ। इमोशंस के बारे में जो हमें व्यक्तित्व बताता है। हाँ, मतलब जो एक्सप्रेसिंग फीचर्स होते हैं, जो डिस्क्राइब करता है किसी भी क्रिया को, वो कहते हैं आपके एडवर्ब्स। ओके। माई कैट ईट्स क्विकली। मेरी कैट जो है वो क्या करती है? जल्दी से खाना खाती है ना। देन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताते हैं, मतलब कोई उसकी इम्पोर्टेंस बताता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू, है ना। ये सब क्या है? उसकी क्वालिटीज़ हैं। किसी भी चीज़ को, कोई बड़ा है तो उसको बिग बोला जाता है, कोई भी नाउन छोटा है तो उसको स्मॉल बोला जाता है। वी लाइक बिग केक। हमें बड़ा केक खाना पसंद है। तो ये क्या है? केक की एक विशेषता बताई गई है ना। केक की एक इम्पोर्टेंस दिखाई गई है, उसका एक फीचर। ठीक है, कि उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है। देन प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन। नाउन को जो रिप्लेस करके जो सेकंड फॉर्म कह सकते हैं, या फिर नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ब लगाई जाती है उसको कहा जाता है प्रोनाउन। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। नाउन बदल कर क्या बन जाती है इसमें? आई, यू, ही, शी, इट। जानते हैं ना सभी, पढ़ा होगा बचपन में सभी ने, है ना। ही इज़ वेरी क्लेवर। अब ही में कोई भी हो सकता है ना। जब सेंटेंसेस बार बार एक ही पर्सन पे यूज़ होता है तब इन सारी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है ना। बार बार उसका नाम नहीं लिखा जाता सेंटेंस में या पैराग्राफ में, देखा होगा आप लोगों ने। राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ओके। देन वापस अगर उसके बारे में कुछ बताना है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? ही, है ना, नॉट राम। अगेन एंड अगेन जब भी उसकी क्वालिटीज़ दिखानी होती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, तो वहाँ पर प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। ओके। देन प्रीपोजिशंस। व्हाट आर द प्रीपोजिशंस? लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। एक नाउन को दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए जो वर्ड या फिर कुछ ऐसी फॉर्म्स होती है जिनको लिंक किया जाता है, उनको लिंक करने के लिए जोड़ने के साथ जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है प्रीपोजिशंस। देखो, फॉर एग्जाम्पल, एट। एट क्या होता है? आई एम एट होम। मैं मेरे घर पर हूँ। इन, आई एम इन द क्लासरूम, है ना। माई फोन, माई सेल फोन इज इन माई पॉकेट। ऑन माई पॉकेट बोलेंगे क्या या इन बोलेंगे? इन। ओके। ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर, ये सब क्या है? आपकी प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, जो क्या करती है? एक नाउन को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ती मैम, है। इसमें इन माई पॉकेट बोलेंगे कि अंडर माई पॉकेट? अंडर माई पॉकेट भी बोल सकते हैं। इन पॉकेट भी बोल सकते हैं, अंडर भी बोल सकते हैं। अंडर मीन्स जो टेबल के नीचे है, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल। ओके। जस्ट नीचे जो होता है उसके लिए अंडर आता है, और जो अंदर होता है अंदर की तरफ उसके लिए इन आता है। ओके। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। देखिए, शी वॉज मतलब लड़की जो है वो क्या है? टेबल के नीचे छिपी हुई है। नीचे के लिए अंडर आता है हमेशा। ओके। नीचे की जब भी कोई बात की जाती है, जैसे ऊपर वाले रूम में हैं आप और नीचे के रूम की बात करते हैं, तो माई मदर इज अंडर द, अंडर माई रूम, मतलब मेरे रूम के नीचे वाले रूम में मेरी मदर है। ठीक है। अंडर का यूज़ कब किया जाता है? जब नीचे की साइड की तरफ की बात की जाती है तब। ओके। प्रीपोजिशंस बहुत, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ें तो आपको इतना, अदरवाइज ये समझने के लिए दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके। देन कंजक्शंस। अरे आप लोग,
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कंजक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट, कंजक्शन। क्या होते हैं कंजक्शंस? जॉइंस क्लॉजेज और सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में शायद सहायक क्रिया कहा जाता है ना। कंजक्शन, जॉइंस क्लॉजेस, मतलब कोई भी वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, या फिर तरह तरह के वर्ब्स को जो जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, उनको कहा जाता है कंजक्शंस। फॉर एग्जांपल बट, एंड, वाइल, वैन, बिटवीन, ये सारी चीज़ें, बिसाइड, बिटवीन, ये सब आपके कंजक्शंस हैं। ओके। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी, मैं बहुत भूखा था बट फ्रिज क्या है? एम्प्टी था। फ्रिज क्या है? खाली है। मैं बहुत भूखा हूँ बट फ्रिज पूरा खाली है। तो बट क्या कर रहा है? दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का यहाँ पर काम कर रहा है। सो इट इज़ द कंजक्शन। ओके। देन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज शॉर्ट एक्सक्लेमेशन। शॉर्ट एक्सक्लेमेशन मीन्स शॉर्ट किसी भी फीलिंग को या एक्सप्रेशन को बताने का एक जो शॉर्ट तरीका होता है, उसे कहा जाता है शॉर्ट एक्सक्लेमेशन या फिर इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ओह, हाई, आउच, वाओ, ये सब क्या है बोलते हो ना आप लोग? ओह, ओ माय गॉड। तो इससे क्या होता है, आपकी जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो फीलिंग है, वो आप एक्सप्रेस कर पाते हो सामने वाले को। ओके। हाय, हाय के आगे आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो ये भी एक तरह का आपका वर्ड या सेंटेंस होता है। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, फॉर एग्जाम्पल वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, वाओ कितनी सुंदर कार है ना। इसमें आपने उसकी कोई विशेषता नहीं बताई है कि ब्यूटीफुल है, इसके अलावा किस तरह की कलर की है, बट आपको जो एक आश्चर्य होता है या फिर कोई एक्सप्रेशन को, फीलिंग एक्सप्रेस करने का तरीका होता है आपका इंटरजेक्शन। ओके। क्लियर? ये आपके ग्रामर के पार्ट्स होते हैं जो शॉर्ट शॉर्ट तरीके से एग्जाम्पल्स के तौर पे इसमें बताए गए हैं। ओके, इनको याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा घर पे, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएंगे। ओके। देखिए, द फ्रूट फेल ऑन द लॉयन, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द वर्ब एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? तो फ्रूट तो सब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये फर्स्ट पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन है इसकी। यस। वर्ब, वर्ब क्या है? कैलन हुआ वर्ब, क्योंकि ये उसके ना, क्या कहते हैं उसके, मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ, मतलब वो है ना उसके एक्सप्रेशन पर बता रहा है कि ना फेल, वो गिर चुका है। फेल, फेल क्या है इसमें? वर्ब। फ्रूट क्या है? सब्जेक्ट। एंड द लॉयन इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? फ्रूट। यहाँ पे किसके मेन ऊपर किस, गिरा है? लायन के ऊपर। यस, मेन किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे फ्रूट की बात की जा रही है ना। लॉयन, यहाँ पर मेन लॉयन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मेनली फ्रूट की बात की जा रही है, इसलिए आपका सब्जेक्ट क्या है? फ्रूट। ओके। एंड फेल इज वर्ब। ठीक है। क्यों? क्योंकि गिरा, पेड़ से गिरा फ्रूट, और गिरा किसके ऊपर? लॉयन के ऊपर। ठीक है। तो लास्टली जो मेन पॉइंट आ रहा है आपका, वो लॉयन है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? लॉयन। एंड वर्ब इज फेल। ओके। फल जो था वो शेर के ऊपर गिरा। देन सेकंड वन, आई आस्क्ड हर, इसमें आई तो आपका सब्जेक्ट है, आस्क आपका वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट इज हर, मैंने उससे पूछा। अब हर है तो इट मीन्स इट वॉज अ गर्ल। ओके। ही होता तो, हिम होता तो क्या होता? इट वॉज अ बॉय। ओके। क्लियर? समझ में आया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओके।
ओके नाउ 12 रूल्स टू सॉल्व सेंटेंस करेक्शन प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस करेक्शन वैसे इतना आपको जनरली पूछा नहीं जाएगा, बट जनरली अगर आप इन रूल्स को एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोग को जो सेंटेंस की दिक्कत होती है, कोई मिस्टेक्स होती है, तो वो आप फटाफट इससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दीज आर द 12 रूल्स टू करेक्ट योर सेंटेंसेस। ओके नाउ फर्स्ट रूल, योर वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर विद द सब्जेक्ट। आपका जो वर्ब होता है, वर्ब क्या होती है? क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, योर वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर विद द सब्जेक्ट। आपकी जो वर्ब है वो क्या है? आपका जो सब्जेक्ट है उससे पूरी तरह से संबंधित होना चाहिए, है ना। आपकी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पूरी तरह से संबंधित या सहमत नहीं होगी तो आपका जो सेंटेंस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके, एंड द प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर विद द एंटीसीडेंट। एंड जो प्रोनाउन आप यूज़ करने वाले हैं, नाउन या प्रोनाउन जो भी हैं, एंड द प्रोनाउन मस्ट एग्री मतलब आप जो प्रोनाउन भी यूज़ कर रहे हो, वर्ब तो आपको उससे जुड़ी होनी ही चाहिए। इसके साथ ही जो नाउन आप प्रोनाउन यूज़ करने वाले हैं वो भी आपका जो पूरा सेंटेंस है उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ हमेशा होना चाहिए। ओके ओके नंबर विद द एंटीसीडेंट, नंबर मतलब जो आपका सेंटेंस पहले से पूरा चल रहा है, पूरी एक जो उसकी सीक्वेंस है, किसकी? सेंटेंस की। आपकी जो सेंटेंस की पूरी सीक्वेंस है उससे आपका जो नाउन है वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपका जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से करेक्ट होगा। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक्स सिंगुलर वर्ब्स। आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको वहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करनी है। ओके, एज वेल इन प्लूरल सब्जेक्ट। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ आपको प्लूरल वर्ब को यूज़ में लेना है। ठीक है, जैसी वर्ब या जैसा सब्जेक्ट आपका होता है उसी तरह से आपको वहाँ पे वर्ब्स का यूज़ हमेशा लेना है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब्स आएंगी, एंड प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब्स वहाँ पर आपको यूज़ में लेनी है। ओके, ट्राई टू यूज़ पंचुएशन चेकर फॉर योर। पंचुएशन चेकर्स क्या होते हैं? जो आपके सेंटेंस को चेक करते हैं। ये तो ऑनलाइन का इन्होंने एग्जांपल उनका एडवर्टाइजमेंट दिया है। ओके, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ओके, फर्स्ट रूल्स क्लियर। आपकी जो वर्ब है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा आपके सब्जेक्ट से पूरी तरह से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और एक उसकी पूरी सीक्वेंस के साथ आपका नाउन भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, एंड प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का वहाँ पर आपको यूज़ लेना है। ओके, क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes, प्लीज ma'am. रेस्पॉन्ड। देन सेकंड रूल, एंश्योर दैट द वर्ब एग्रीज विद द ट्रू सब्जेक्ट। आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना है। एंश्योर मीन्स पक्के से आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट से पूरी तरह से सहमत है या नहीं, या फिर आपका जो ट्रू सब्जेक्ट है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है पहले तो वो एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट सही होना चाहिए। इसके साथ ही आप जो भी वर्ब यूज़ करने वाले हैं वो भी आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें किस वर्ब को यूज़ में हमेशा लेना है। ये आपके पास हमेशा इंश्योर होना चाहिए, आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। एंड नॉट द प्लूरल इंटरवेनिंग प्रीपोजिशंस। आपको वर्ब हमेशा किस हिसाब से लगानी है? सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। प्रीपोजिशंस के हिसाब से आपको कभी भी वर्ब्स को यूज़ में नहीं लेना है। प्रीपोजिशंस क्या थी हमारी? पढ़ी थी ना अभी हमने। देखो, एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर, दीज आर द प्रीपोजिशंस। ओके, प्रीपोजिशंस के हिसाब से आपको वर्ब्स को यूज़ हमेशा
नहीं लेना है। आपको वर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से ही यूज़ लेनी है। ओके, तभी आपका जो सेंटेंस है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया गया, द बॉक्स ऑफ मीडियम डाइपर्स इज मिसिंग। मीडियम डाइपर्स का जो बॉक्स था वो मिसिंग है। ठीक है, अब इसमें जो सब्जेक्ट क्या है आपका, क्या सब्जेक्ट है आपका, कौन बताएगा? तो तो द बॉक्स, है ना, द बॉक्स इज द सब्जेक्ट एंड मीडियम टाइपर इज वर्ब। मीडियम डाइपर तो वर्ब नहीं है। इज द ऑब्जेक्ट, वस्तु है ना। आई इज थिंक इट्स मिसिंग, इट्स मिसिंग। मिसिंग क्या है आपकी, वर्ब, है ना। द बॉक्स ऑफ मीडियम डाइपर्स इज मिसिंग। इसमें ऑफ की क्वालिटी बता रहा है। ऑफ क्या है यहाँ पे, आपकी प्रिपोजिशन है। ऑफ क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। डाइपर्स किससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑफ क्या है, आपका प्रिपोजिशन है। तो ये बॉक्स जो है वो मीडियम डायपर के पैकेट की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो आपकी जो वर्ब है वो बॉक्स की क्वालिटी को यहाँ पे मेंशन करती है। ठीक है, तो ऑफ के बाद आपने इज मिसिंग लगाया क्या, नहीं, है ना। मीडियम डायपर्स के बाद आपने मिसिंग लगाया है। मिसिंग बीच में आ जाता तो क्या बनता, सेंटेंस सही होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, तो मीडियम डायपर्स की आपको क्वालिटी बतानी थी तो आपने वर्ब को लास्ट में यूज़ किया है। ओके, बीच में यूज़ करते तो क्या होता, वो आपका पूरा सेंटेंस ही इनकरेक्ट हो जाता। ठीक है, समझ में आया। प्रिपोजिशन के बाद आपको वर्ब का यूज़ कभी नहीं करना। ओके, ओके। सब्जेक्ट के बाद आपको सब्जेक्ट के साथ ही उसका ध्यान में रख के ही आपको प्रिपोजिशंस को ध्यान में रखकर ही वर्ब का यूज़ हमेशा आपको लेना है। यह आपको हमेशा से पता होना चाहिए। ओके, रूल 3, सब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड बाय द वर्ड एंड। एंड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एंड, और और ज़्यादा, और एंड बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स में, सेंटेंसेस में एंड का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड बाय द वर्ड एंड आर ऑफन प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब्स। बहुत बार सब्जेक्ट क्या होता है, एंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मतलब बार बार एक ही सब्जेक्ट का यूज़ आता है और एंड का यूज़ होता है तो क्या होता है, बार बार उसी सब्जेक्ट का जिक्र वहाँ पर किया जाता है ना। आर ऑफन प्लूरल, वो प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड जहाँ पे यूज़ आएगा तो प्लूरल ही होगा, ऑब्वियसली बात है, सब्जेक्ट आपका, है ना, क्योंकि बार बार उसकी बात वहाँ पर बार बार उसका यूज़ किया जाएगा तो वो प्लूरल कहलाएगा। एंड टेक्स प्लूरल वर्ब्स, वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपको वहाँ पर प्लूरल यूज़ करनी है। ओके, समझ में आया। एंड का यूज़ कब होता है, जब एक साथ दो क्रियाओं को या एक साथ दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तब वहाँ पर एंड का यूज़ होता है। ओके, और जैसा उसका यूज़ होगा उसी हिसाब से आपको वहाँ पर वर्ब का यूज़ लेना है। अगर प्लूरल वर्ब्स हैं तो प्लूरल, एंड सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का या वर्ब का यूज़ वहाँ पर आपको लेना है। ओके, एग्जम्पशन टू द रूल। एग्जम्पशन मीन्स रूल के हिसाब से आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। इफ़ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स, अगर एक ही सब्जेक्ट एक साथ दो सिंगुलर नाउन को यूज़ में लेता है एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, बट वो जो है एक ही पर्सन या एक ही चीज़ की बार बार दो बार विशेषता को अगर बताता है तो अ सिंगुलर वर्ब इज टू बी यूज, तो वहाँ पर आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ लेना है। ठीक है, प्लूरल वर्ब को वहाँ पर आपको यूज़ नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है, उसकी विशेषता दो बताई गई है ना, तो वहाँ पर आपको जो वर्ब है वो हमेशा एक ही सिंगुलर वर्ब को यूज़ में लेना है।
ओके, प्लूरल वर्ब वहाँ पर आपकी यूज में नहीं आएगी। ओके, आया रूल 3 समझ में? इजी है, बहुत इजी है, जो आप लोगों ने बचपन से पढ़े हैं सेम चीज़ है। ओके, क्लियर और नॉट? यस मैम। क्लियर? एंड का यूज कब किया जाता है? राम एंड श्याम गोज टू द पार्क, है ना, राम एंड श्याम दोनों पार्क गए थे। ठीक है, इस तरह से मतलब वहां पर जो है आपकी क्रिया क्या है? गोज, और पार्क ऑब्जेक्ट भी एक है। ठीक है। तो इस तरह से एंड का यूज तब किया जाता है जब एक ही पर्सन की भी बहुत बार अलग अलग क्रियाएं दिखाई गई हो, या फिर एक साथ दो पर्सन एक ही चीज करते हैं, तब वहां पर एंड का यूज किया जाता है। और जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से आपको वहां पर वर्ब का यूज हमेशा लेना है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, एंड प्लूरल है तो प्लूरल। ओके। रूल 4, words such as with, together with, along with, besides, including, etc. do not affect the number of the verb। पढ़ा था ना हमने उसमें। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देखो विथ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज विथ? चौड़ाई। नो नो नो, along with, with, he goes विथ। market with me, मेरे साथ वो ही बाजार गया था। साथ, है ना, किसी के भी साथ की जब बात की जाती है, यू आर विथ मी, माई फ्रेंड इज विथ मी, है ना। टुगेदर विथ मतलब हम दोनों साथ में, अलोंग विथ मतलब हमारे साथ, बिसाइड्स मीन्स मेरे पास, इंक्लूडिंग मीन्स हम सबको इंक्लूड करके। जैसे टीचर बोलता है ना, राम प्लीज आंसर इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, राम प्लीज आंसर दीजिए अपने फ्रेंड्स को साथ में लेकर, है ना। साथ की, अलोंग की, विद की, या साइड, इस तरह के सेंटेंसेस जब भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो कभी भी आपके वर्ब के नंबर को इफेक्ट नहीं करते हैं। ओके। जैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब वहाँ पर आएगी। इन सारे वर्ड से आपकी वर्ब को कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके, रिमेंबर अ सिंगुलर सब्जेक्ट कम्स विद अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं तो भी आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही वहाँ पर हमेशा यूज़ लेना है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, ये समझ में आया? आप पीछे जाके देखोगे तो देखो, ये देखो, इसमें आया था आपका ये विथ। इसमें तो नहीं दिया गया है, बट जैसे ये बट है, कंजक्शंस, इसमें भी तो बट क्या करता है, एक साथ दो चीज़ों को जोड़ता है ना। उसी तरह से विथ है, अलोंग विथ है, बिसाइड्स है, ये सब क्या है, एक साथ दो पर्सन को जोड़ते हैं। दो पर्सन को तो जोड़ते हैं, बट सब्जेक्ट जो है वो हमेशा इसमें सिंगुलर रहता है। ठीक है, वो प्लूरल कभी नहीं आता। इसलिए यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही आपको यूज में लेना है, ये आपके नंबर ऑफ वर्ब को इफेक्ट कभी नहीं करेगा। ओके, एग्जाम्पल्स आप लोग सर्च करोगे तो माइंड में कभी सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने अभी आप लोग को 2-3 एग्जाम्पल्स बताए। ओके, रूल 5, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ब, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल और सिंगुलर वर्ब दोनों रखता है, एंड इज कनेक्टेड विद द वर्ड्स, और वो जो है कनेक्टेड है कुछ ऐसे वर्ड्स से। कौन से वर्ड्स? बाय, और,
नॉर, नाइदर, आइदर, एक्सेट्रा। जानते हैं ये सब। बाय, बाय मतलब क्या होता है? द्वारा। और मीन्स जब दो लोगों की बात की जाती है तो और। नॉर मीन्स जब भी दो लोगों ने एक साथ कोई काम नहीं किया तो उसके लिए नॉर यूज होता है। नाइदर, आइदर, ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे ग्रामर में। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक साथ दो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं ये वर्ड्स। एक्सेट्रा। द वर्ब मस्ट एग्री विद द नियरर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब जब भी आपके इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ब, जब अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल भी है और सिंगुलर वर्ब भी है, ठीक है, तो वो इन वर्ड्स के द्वारा हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। कौन से वर्ड? बाय, और, नॉर, नाइदर, आइदर। ठीक है। द वर्ब मस्ट एग्री विद द नियरर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको जो वर्ब यूज में लेनी है वो कैसे लेनी है वो बताया गया है। किससे जुड़ी हुई होगी वो? जो नियरर पार्ट आपका सब्जेक्ट का है उससे जुड़ी हुई आपकी वर्ब हमेशा होनी चाहिए। ठीक है। नियरर पार्ट मीन्स सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है और सिंगुलर सब्जेक्ट भी वहाँ पर आपका हो सकता है। ठीक है, नियरर पार्ट जो होगा उससे जुड़ी हुई आपकी वर्ब वहाँ पर यूज़ आपको लेनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया गया, नाइदर द पेपर नॉर पेन्स हैव अ रिलेवेंस। रिलेवेंस मीन्स संबंध। नाइदर द पेन, नाइदर द पेपर, ना तो पेन, ना तो पेपर और ना ही पेन हैव अ रिलेवेंस। ना तो पेपर इम्पोर्टेंस रखता है और ना ही पेन्स यहाँ पर रिलेवेंस या इम्पोर्टेंस रखते हैं। जब ऑनलाइन पढ़ाई चलती है आपकी तो बहुत बार ना तो पेपर का यूज़ होता है और ना ही पेन का यूज़ वहाँ पर लिया जाता है ना। मोबाइल की स्क्रीन से आप पढ़ते हैं, बहुत बार सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया गया है, नाइदर। नाइदर मीन्स ना तो पेपर, नॉर मीन्स ना ही पेन हैव अ रिलेवेंस। अब इसमें जो वर्ब है वो क्या है आपकी? व्हाट इज द वर्ब? व्हाट इज द वर्ब शिवांश? Nobody knows. All are listening. Yes, ma'am. My voice is clear or not? Yes, Clear? ma'am. Okay. Okay, now what is the verb in this sentence? Paper and pen. Paper and pen. Paper and pen are verbs or subject? Subject. सब्जेक्ट है ना। तो रिलेवेंस के बाद आपने इसमें वर्ब लगाई है या फिर सब्जेक्ट के बाद? देखिए, आप इसमें सब्जेक्ट के बाद आपकी जो वर्ब है उसका यूज लिया गया है, ना कि नाइदर के बाद। नाइदर मीन्स ना तो पेपर और ना ही पेन का रिलेवेंस, मतलब दोनों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, दिस इज द ओनली एग्जाम्पल। बट यहाँ पे जो वर्ब है वो हमेशा आपकी सब्जेक्ट के बाद आई है। देखिए, है ना, पहले लगी है कि नाइदर के बाद नहीं लगी है, ना ही रिलेवेंस के बाद। ठीक है, नाइदर हैव द पेपर और नॉर पेन्स, तो इसका कोई सेंटेंस आपका जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। ओके, तो जो ट्रू सब्जेक्ट है आपका उसी से आपकी जो वर्ब है वो हमेशा जुड़ी हुई होनी चाहिए। नाइदर, बाय, नॉर और ये जो अगर वर्ड्स आते हैं तो इनसे आपकी वर्ब को कोई इफेक्ट
या कोई मतलब नहीं होता। ओके, आपका जो ट्रू सब्जेक्ट है उसी से आपकी वर्ब हमेशा जुड़ी हुई होनी चाहिए। समझ में आया? यस मैम। ओके, क्लियर, समझ में आया? अगर ये वर्ड्स होते हैं तो ये आपके सिंगुलर प्लूरल भी नहीं होते हैं, ये बस एक कनेक्शन के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब को, प्लूरल वर्ब को या सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए ही इन वर्ड्स का यूज़ हमेशा लिया जाता है। और ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके सब्जेक्ट को या फिर आपके वर्ब्स को कभी भी इफेक्ट नहीं करते हैं। ओके, क्लियर? रूल नंबर 6, नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग। बट वो मीनिंग में या अर्थ के नज़रिए से देखा जाए, मीनिंग के तौर पर उसको देखा जाए तो वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सच एज न्यूज़। न्यूज़ न्यूज़ बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें एक न्यूज़ हो सकती है, बहुत सारी न्यूज़ भी हो सकती है ना। न्यूज़ को खाली न्यू बोला जाता है क्या? न्यू मतलब तो नया, और न्यूज़ मतलब समाचार, है ना। मम्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, टैक्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या है? दिखने में तो आपको प्लूरल वर्ड लगते हैं बट मीनिंग के तौर पर अगर इनको देखा जाए तो ये क्या है? सिंगुलर मीनिंग आपको दिखाते हैं, सिंगुलर मीनिंग ही इसका रिप्रेजेंट ये करते हैं, है ना। फॉर्म्स में तो ये प्लूरल दिखेंगे आपको बट मीनिंग के तौर पर इनको देखा जाए तो इनका सिंगुलर मीनिंग आपको हमेशा दिखाई देता है। इट टेक्स सिंगुलर वर्ब्स ओनली। ठीक है, अगर ऐसे वर्ड्स अगर आपके पास आते हैं, आपके सामने आते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ लेना है? सिंगुलर वर्ब्स का ही हमेशा यूज़ लेना है, नॉट प्लूरल वर्ब्स। ओके, आया समझ में? फिजिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट तो है नहीं। इकोनॉमिक्स भी एक तरह का सब्जेक्ट है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एक तरह का सब्जेक्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है। अब एक आइटम को भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बोला जाता है, बहुत सारे आइटम होते हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कहा जाता है ना। वो सर मैम, आइटम। इनको तो फिजिक्स और इकोनॉमिक्स बोला जाता है ना हाँ, मैम। जैसे बोला सब्जेक्ट जाता आपने नाम दिए है, फिजिक्स और वो इकोनॉमिक्स, तो उसमें है। फिजिक्स भी बोला जाता है और इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम कब बोला जाता है बताइए? फिजिकल होता है। सब्जेक्ट फिजिक्स फिजिक्स हाँ, फिजिक्स है ना, एस लग रहा है ना इसमें लास्ट में। फिजिक्स कहाँ होता है? और मैम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आप कहीं भी देखिए, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी बुक उठाकर देखिएगा, आपको क्या है ना, बीसीए में आप खैर बीबीए बीकॉम में है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका नाम ही पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस इकोनॉमिक नहीं होता, है ना। ये क्या इनका नाम है एक्चुअल में। ये दिखते हैं आपको प्लूरल है वर्ड्स बट होते हैं एक्चुअल में ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, न्यूज़ है, न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर आता है आपके पास। ऐसा लग रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि भाई बहुत सारे न्यूज़पेपर आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? खाली
नाम के तौर पर या फॉर्म्स के तौर पर ये प्लूरल दिखते हैं, बट होता इनका मीनिंग देखा जाए तो एक्चुअल में सिंगुलर मीनिंग इनका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कभी भी प्लूरल वर्ब्स को यूज़ नहीं लेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब्स को यूज़ में लेना होता है। ओके, क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज द सिक्स्थ रूल। व्हाट इज द टाइम गोइंग ऑन? 3:52। चलो एक रूल और पढ़ लेते हैं, उसके बाद छुट्टी। रूल नंबर 7। अ लिंकिंग वर्ब एग्रीज विथ इट्स सब्जेक्ट। कोई भी लिंकिंग वर्ब में सहायक क्रिया जो होती है, कोई भी लिंकिंग वर्ब जो है वो एग्रीज विथ इट्स सब्जेक्ट, वो हमेशा सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होनी चाहिए, एंड नॉट विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट से जुड़ी होनी चाहिए, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के साथ कभी भी वो आपकी वर्ब जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसकी विशेषता पढ़ी होगी ना आप लोगों ने बचपन में, संज्ञा की विशेषता, सब्जेक्ट की विशेषता, है ना, कॉम्प्लीमेंट। कभी भी आपका जो सब्जेक्ट है उसी से आपकी वर्ब होनी चाहिए, ना कि उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आपकी वर्ब हमेशा जुड़ी हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द रीज़न ऑफ हिज फेलियर वॉज हिज एब्सेंसेस। उसके फेल होने के पीछे उसकी एब्सेंस उसका रीज़न थी, है ना, उसकी पढ़ाई नहीं करना, ये सब उसका रीज़न नहीं बताया गया। ठीक है, उसके फेल होने के पीछे उसकी जो एब्सेंट थी वो उसका रीज़न हमेशा से रही है। ओके, तो इसमें जो फेलियर क्या है, वॉज क्या है, आपकी वर्ब है ना, एब्सेंस के साथ थोड़ी जुड़ी है आपकी वर्ब, नहीं, रीज़न के साथ भी नहीं जुड़ी है, फेलियर के साथ, है ना। यहाँ पे फेलियर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और एब्सेंस क्या है, एब्सेंस उसकी क्वालिटी या कॉम्प्लीमेंट उसका दिखा रहा है। ओके, द रीज़न ऑफ हिज फेलियर वॉज हिज एब्सेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने वर्ब यूज़ में ली है वो सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था आपका, फेलियर, है ना, वो फेल हो गया, क्यों हो गया, उसकी एब्सेंस की वजह से वो फेल हो गया। उसके पीछे फेल होने के पीछे जो रीज़न था वो उसकी एब्सेंसेस हमेशा उसकी फेल होने की रीज़न रही है। ठीक है, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसके हिसाब से आपको वर्ब कभी यूज़ नहीं लेनी है, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वहाँ पर वर्ब्स को यूज़ में लेना चाहिए। ओके, लिंकिंग वर्ब मीन्स वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब है आपकी, है ना, सहायक क्रिया। वॉज विथ, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, लिंकिंग वर्ब्स। ओके, क्लियर रूल 7 और नॉट? अभी आप लोग को बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक बार पढ़िएगा इसको घर पे जाके वापस, एक दो और एग्जाम्पल सोचिएगा, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर रूल 7 और नॉट? Yes, ma'am. Okay, this is enough for today. Shall we over? Yes, ma'am. Okay.